नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है कि शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन का एक योद्धा के रूप में, एक कुशल प्रशासक के रूप में कला, साहित्य और धर्म के संरक्षक के रूप में है वो मूल्यांकन करेंगे। सबसे प्रथम प्रश्न तो हमारे सामने यही उठता है कि हर्षवर्धन कौन था। ये पुष्यभूति या वर्धन वंश कौन सा वंश था, किस क्षेत्र पर यह वंश शासन कर रहा था, आदि बातें हमारे समक्ष वो स्वतः ही उत्पन्न होती है। पिछले वीडियो में हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, गुप्त वंश का जो अंतिम शक्तिशाली सम्राट था स्कंदगुप्त, जिसने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त जिसने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया, गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट था। उसे अपने राज्याभिषेक से ही, यानी अपने राज्याभिषेक से लेकर अपने शासनकाल के अंत तक निरंतर पश्चिमोत्तर भारतीय सीमा पर निरंतर हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। चार सौ सड़सठ ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही हुणों के निरंतर आक्रमणों के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य जो है वो एक प्रकार से क्षीण होने लगा। स्कंदगुप्त के बाद ऐसा कोई शक्तिशाली गुप्त सम्राट नहीं हुआ जो इन हुणों का तथा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाली शक्तियों को नियंत्रित कर पाता। परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन है वो प्रारंभ हो गया और 550 ईस्वी यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक आते आते 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का पतन जो है वो पूर्ण रूप से हो गया। इसका परिणाम क्या निकला? भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति यानी राजनीतिक विखंडन की प्रक्रिया जो है वो पुनः प्रारंभ हो गई। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में पुनः राजनीतिक विकेंद्रीकरण अर्थात राजनीतिक विखंडन यानी कि छोटे छोटे राज्यों में विखंडन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था शक्तिशाली सार्वभौम केंद्रीय सत्ता का अभाव। यानी क्योंकि केंद्र में कोई शक्तिशाली सार्वभौम सत्ता नहीं रह गई थी, गुप्तों का पतन हो चुका था और इसी शक्तिशाली सार्वभौम केंद्रीय सत्ता के अभाव में देश में जो है वो राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गई। इस राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप चारों ओर अराजकता और अशांति जो है वो फैल गई। ऐसी अराजक लगभग 50 वर्षों तक ऐसी अराजक स्थिति के पश्चात 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत में पुष्यभूति जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, वर्धन वंश के शासकों ने भारत में पुनः विकेंद्रीकरण की इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाकर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करने का सफल प्रयास किया। इस पुष्यभूति या वर्धन वंश के जिस शक्तिशाली शासक ने अपने युद्ध कौशल, पराक्रम और नीति पटुता से देश में पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, वह पराक्रमी शासक था हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था।
प्रभाकर वर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन को नहीं माना जाता, बल्कि प्रभाकर वर्धन जो है वो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसी प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन ने पुनः उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया। ये हर्षवर्धन कौन था, हम जान चुके हैं कि प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन के बारे में हमारी जानकारी या इस वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में हमें जो जानकारी है वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। देखिए, हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन, उसके वंश, उसके राज्याभिषेक, उसकी विजयों के बारे में, उसके प्रशासन तथा उसके शासनकाल में धर्म और साहित्यिक जो गतिविधियां हुई उनके बारे में हमें अनेक समकालीन साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से वो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यदि साहित्यिक स्रोतों की बात की जाए तो हर्षवर्धन का ही एक दरबारी विद्वान था बाणभट्ट। हर्षवर्धन के इस प्रसिद्ध दरबारी विद्वान बाणभट्ट ने 2 ग्रंथों की रचना है उसके संरक्षण में रहकर की थी। एक ग्रंथ उसने हर्ष की जीवनी के ऊपर लिखा था जिसे हर्षचरित्र कहा जाता है। दूसरा था कादंबरी। यानी बाणभट्ट के इन 2 ग्रंथों हर्षचरित्र और कादंबरी से हमें हर्षवर्धन के जीवन, राज्याभिषेक, प्रारंभिक जीवन, उसकी विजयों, उसके प्रशासन आदि के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है स्वयं सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन न केवल कला और साहित्य का संरक्षक था बल्कि स्वयं भी एक विद्वान व्यक्ति था। उसके स्वयं द्वारा रचित 3 नाटकों का उल्लेख भारतीय इतिहास में मिलता है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इन तीनों ग्रंथों से हमें उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। उसके शासनकाल में जो जैन और बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उनसे भी हमें उसके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें एक ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ से भी हमें हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। इसी प्रकार हर्षवर्धन के शासनकाल, उसके प्रशासन और उसके विजय अभियानों से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है वो है ह्वेन-त्सांग का ग्रंथ। ह्वेन-त्सांग जो कि एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया और 646 ईस्वी तक लगभग भारत में रहा था। वापस लौटकर उसने अपने यात्रा वृत्तांत को सियुकी नामक ग्रंथ में संकलित किया था, जिससे हमें हर्षवर्धन के शासनकाल की अति महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त होती है। इसी प्रकार ह्वेन-त्सांग के ही एक मित्र हुई ली द्वारा रचित ग्रंथ ह्वेन-त्सांग की जीवनी से भी, हुई ली ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था ह्वेन-त्सांग की जीवनी। इस ग्रंथ से भी हमें हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त होती है। अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए तो हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यूपी से प्राप्त 2 ताम्रपत्र, जिनमें पहला है बांसखेड़ा ताम्रपत्र। देखिए, बांसखेड़ा जो ताम्रपत्र है वो यूपी से प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र से हमें हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस ताम्रपत्र के ऊपर जो तिथि उत्कीर्ण है वो हर्ष संवत में उत्कीर्ण है। हर्ष संवत का जो प्रारंभ है
वो हर्षवर्धन ने ही अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में किया था। और इसके ऊपर जो तिथि उत्कीर्ण है वो है 22 हर्ष संवत, अर्थात 606 में 22 जोड़ दीजिए, ईस्वी सन में आ जाएगा। दूसरा जो ताम्रपत्र है वो है मधुबन ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र भी उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुआ है, जिसके ऊपर 25 हर्ष संवत तिथि है उत्कीर्ण है। तीसरा जो पुरातात्विक स्रोत है वो है बिडोरा मृद भांड। यह भी उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुआ है। इस मृद भांड में लगभग 280 जो मुद्राएं हैं मिली, जिन पर है वो हर्षवर्धन की एक उपाधि शिलादित्य का उत्कीर्ण मिलता है। और हर्ष के शासनकाल से संबंधित जो चौथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक जो साक्ष्य है या पुरातात्विक जो स्रोत है वो है ऐहोल प्रशस्ति, जिससे हमें ऐहोल प्रशस्ति से ही हमें बादामी या वातापी के चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। देखिए, इन स्रोतों से ही हमें पहली बार पता चलता है कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है कन्नौज का शासक बना। उसका राज्याभिषेक किन परिस्थितियों में हुआ और उसके सामने प्रारंभिक चुनौतियां कौन कौन सी थी। देखिए, प्रभाकर वर्धन की जिस समय मृत्यु हुई उस समय हर्षवर्धन और उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन, देखिए प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। राज्यवर्धन बड़ा पुत्र, हर्षवर्धन छोटा पुत्र और एक बहन राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह है वो कन्नौज के मोखरी वंशी शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। जिस समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई उस समय राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों पश्चिमोत्तर में हुणों के साथ संघर्ष में व्यस्त थे। संघर्ष के दौरान ही उन्हें प्रभाकर वर्धन की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन जो है वो शासक बना, परंतु इसी समय राज्यवर्धन को सूचना मिली कि कन्नौज का जो शासक है मोखरी वंशी शासक ग्रहवर्मा, जो उसका बहनोई भी था, उसकी हत्या गौड़ यानी बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक जो परवर्ती गुप्त शासक थे उन्होंने मिलकर उसके बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में राज्यवर्धन ने अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए उसने मालवा और जो परवर्ती गुप्त शासक था उसके विरुद्ध और शशांक के विरुद्ध वो सैन्य अभियान किया। परंतु मालवा और गौड़ के शासक दोनों ने मिलकर धोखे से वो राज्यवर्धन की हत्या कर डाली। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही उसके समक्ष जो सबसे प्रमुख समस्याएं थी वो पहली समस्या ये थी कि उसे अपने भाई और बहनोई के है वो हत्यारों से प्रतिशोध लेना था। उसके समक्ष पहली जो समस्या थी वो यही थी कि किस प्रकार से वो अपने भाई और बहनोई के है वो हत्यारों से प्रतिशोध ले। दूसरा जो उसके समक्ष प्रश्न था या जो दूसरी समस्या थी वो थी कन्या कुब्ज, यानी कि कन्नौज का जो उत्तराधिकार है उस कन्नौज के उत्तराधिकार को लेकर उसके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बहन राज्यश्री के कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में कन्नौज यानी कन्या कुब्ज के उत्तराधिकार का प्रश्न भी उसके लिए एक बड़ी समस्या था। तीसरी जो समस्या थी वो था अपनी बहन राज्यश्री की खोज। देखिए, उसके बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या के पश्चात शशांक के द्वारा उसकी बहन राज्यश्री को है वो कारागार में डाल दिया गया। परंतु जब शशांक और मालवा के गुप्त शासक को राज्यवर्धन और भंडी
जो कि राज्यवर्धन का सेनानायक और उसका मेरा भाई भी था, उसके कन्नौज अभियान की सूचना मिली तो उनके द्वारा उन्हें भ्रमित करने के उद्देश्य से राज्यश्री को है वो कारागार से मुक्त कर दिया गया था और उसकी बहन राज्यश्री जो है वो कारागार से निकलकर है वो अनजान कारागार से निकलकर वनों की ओर है वो गमन कर गई थी। अतः ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन के सामने जो तीसरी प्रमुख समस्या थी वो था अपनी बहन राज्यश्री को है वो खोजना। हर्ष ने सिंहासन पर बैठने के पश्चात, थानेश्वर के सिंहासन पर बैठने के पश्चात सर्वप्रथम तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए और कन्नौज के मंत्री जो थे उन मंत्रीगण के आग्रह पर सर्वप्रथम कन्नौज का शासक बनना स्वीकार किया, क्योंकि कन्नौज का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उसने सर्वप्रथम कन्नौज का शासक बनना भी स्वीकार किया। तत्पश्चात उसने अपने भाई और बहनोई के हत्यारों मालवा के शासक और गुप्त शासक, मालवा के शासक और गौड़ के शासक शशांक के विरुद्ध अपने ममेरे भाई और सेनापति भांडी को वो रवाना किया और स्वयं जो है अपनी बहन राज्यश्री को वो खोजने के लिए रवाना हुआ। शीघ्र ही उसने अपनी बहन राज्यश्री को एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हम खोज निकाला। इधर भांडी भी शशांक और देवगुप्त को वो पराजित करने में सफल रहा। राज्यश्री अपनी बहन राज्यश्री को खोजने के पश्चात और शशांक और मालवा के गुप्त शासक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन अपनी प्रारंभिक समस्याओं पर है वो लगभग विजय प्राप्त कर चुका था। अपनी इन प्रारंभिक कठिनाइयों का है वो धैर्यपूर्वक सामना करने के पश्चात हर्षवर्धन ने सबसे पहले विस्तारवादी नीति का है वो अनुसरण करने और अपनी दिग्विजय अभियान के द्वारा अपने राज्य का है वो विस्तार करने की है वो नीति का अनुसरण किया। हर्षवर्धन के इन सैन्य अभियानों या उसके दिग्विजय अभियानों की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें चीनी यात्री हवेन सांग के ग्रंथ सियुकी से प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम हर्षवर्धन के इन्हीं सैन्य अभियानों के ऊपर है वो विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।